प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को यूक्रेन के हालात और वैगनर समूह के विद्रोह की जानकारी दी। क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक टेलीफोन कॉल में यूक्रेन के आसपास की स्थिति और मॉस्को ने सशस्त्र भाड़े के लड़ाकों के विद्रोह को कैसे हल किया, इस पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने G20, ब्रिक्स और एससीओ को लेकर भी चर्चा की। पीएम मोदी और पुतिन की यह बातचीत 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की वर्चुअल बैठक से ठीक पहले हुई है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपने अमेरिकी दौरे की जानकारी दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी ने रूस में सशस्त्र विद्रोह के प्रयास के मद्देनजर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और देश की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रूसी नेतृत्व की निर्णायक कार्रवाइयों के प्रति समझ और समर्थन व्यक्त किया। पुतिन और पीएम मोदी ने शुक्रवार को फ़ोन कॉल के दौरान ब्रिक्स, एससीओ और G20 समूह के भीतर संयोग पर चर्चा की। क्रेमलिन ने बताया कि पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत सार्थक और रचनात्मक थी। नेताओं ने रूस और भारत के बीच विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अपने पारस्परिक इरादे की पुष्टि की और आगे के संपर्कों पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संयुक्त परियोजनाओं के निरंतर कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। उन्होंने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछले वर्ष के अनुरूप व्यापार कारोबार पर संतोष व्यक्त किया। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान की ताज़ा स्थिति पर भी चर्चा की। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने संघर्ष को हल करने के लिए राजनीतिक और राजनयिक कदम उठाने से स्पष्ट इनकार के लिए यूक्रेन को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। आइए अब हम चीन की चालाकी पर भी बात कर लें। चीन ने 31 दिसंबर को दावा किया था कि उसने नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत तैयार किया है। इस दावे पर नेपाल की नई नवेली प्रचंड सरकार ने भी आश्चर्य जताया था। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों ने उस वक्त 2 टूक लहजे में चीन के दावे को खारिज कर दिया था। अब चीन के BRI के तहत नेपाल में एक के बाद एक परियोजनाएं एक तरफा शुरू करने से नेपाली राजनयिक हलकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले शुक्रवार को नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग ने ट्विटर पर BRI को लेकर नया बम फोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि नेपाल में WeChat पे क्रॉस बॉर्डर भुगतान सेवा का उद्घाटन वित्तीय कनेक्टिविटी में एक नया कदम है जो BRI के तहत सीमा पार लिंकेज के 5 पहलुओं में से एक है। हालांकि काठमांडू दावा करता रहा कि नेपाल में BRI के तहत कोई भी परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई है। सोमवार को नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए विदेश मंत्री NP साउद ने कहा कि BRI की परियोजना कार्यान्वयन योजना नेपाल और चीन के बीच चर्चा के चरण में है। BRI के तहत नेपाल में एक भी परियोजना पूरी नहीं की गई है। BRI की परियोजना कार्यान्वयन योजना अभी भी विचाराधीन है। नेपाली विदेश मंत्री के बयान के बाद चीन के दावे का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया। ऐसे में नेपाल चीन संबंधों में BRI विवाद का एक विषय बन गया। इसमें एक पक्ष दावा करता है कि विशेष परियोजना BRI के तहत है, दूसरा पक्ष दावा करता है कि यह नहीं है। हालांकि विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि इस भ्रम से नेपाल को कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी सवाल उठता है कि चीन BRI के तहत परियोजनाओं को सूचीबद्ध क्यों कर रहा है। काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति विभाग के प्रोफेसर खड़गा केसी ने कहा कि चीनी पक्ष नेपाल और चीन के बीच बढ़ते जुड़ाव को दिखाने के लिए परियोजनाओं को BRI के तहत शामिल कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे चीन शायद नेपाल में अपनी भागीदारी और मौजूदगी बढ़ाना चाहेंगे, जो उनका मानना है कि भारत की तुलना में कमज़ोर है। केसी के अनुसार क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियाँ हमेशा अपने प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने के लिए दूसरे देशों में, खासकर अपने क्षेत्रों में अपना दबदबा दिखाना चाहती है। चीन एक वैश्विक शक्ति है, वह इस दौड़ में शामिल होना चाहता है और अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, लेकिन एक क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते भारत भी ऐसा ही चाहता है। काठमांडू स्थित थिंक टैंक चाइना स्टडी सेंटर के कार्यकारी अध्यक्ष सुंदर नाथ भट्टाराई ने कहा कि भ्रम का कारण नेपाल में बातचीत कौशल की कमी और चीन के साथ बातचीत करने की अनिच्छा है। हम आलसी हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय या अन्य अधिकारियों को बातचीत के जरिए चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या नेपाल BRI का सदस्य नहीं है, क्या हमने BRI सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया। भट्टराई ने कहा कि नेपाली अधिकारियों द्वारा चीन के दावों को सार्वजनिक खंडन केवल विवाद पैदा कर रहा है, जबकि वे राष्ट्रहित में भी काम नहीं करते हैं। 2017 में नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद नेपाल ने शुरुआत में BRI के तहत कार्यान्वयन के लिए 35 परियोजनाओं का चयन किया था। बाद में परियोजनाओं की कुल संख्या घटाकर 9 कर दी गई। इस सूची में पोखरा हवाई अड्डे का उल्लेख नहीं था, जिसे चीन ने अब BRI के तहत सूचीबद्ध किया है। सरकार ने BRI का कोई उल्लेख किए बिना पोखरा में नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मार्च 2016 में चीन के साथ $215.96 मिलियन के आसान ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
प्रोफेसर केसी ने कहा कि नेपाल को बीआरआई के नाम से नहीं डरना चाहिए। भले ही चीन ने इसके तहत एक परियोजना शामिल की हो, बल्कि बातचीत करनी चाहिए। उन्हें ऋण पर ब्याज कम करने या सब्सिडी देने के लिए करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नेपाल के बीआरआई में शामिल होने पर किसी भी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। हमें अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए अपने दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की जरूरत है। चूंकि चीन बीआरआई के तहत नेपाल में अपने परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर रहा है, इसलिए दोनों पक्ष इस बात पर भी स्पष्ट रूप से सहमत नहीं है कि बीआरआई परियोजनाएं ऋण आधारित होंगी या अनुदान आधारित। शेर बहादुर देवा सरकार ने चीनी पक्ष को सूचित किया था कि नेपाल ऋण नहीं चाहता है और नेपाल की अर्थव्यवस्था के आकार और प्रकृति को देखते हुए अनुदान की प्राथमिकता देगा, लेकिन यदि अपरिहार्य और हो तो ऋण पर बहुपक्षीय उधारदाताओं के बराबर ब्याज दर होनी चाहिए और प्रति वर्ष 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछली देवा सरकार ने भी कहा था नेपाल बीआरआई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वाणिज्यिक ऋण स्वीकार नहीं कर सकता। नेपाली पक्ष पुनर्भुगतान अवधि को 40 वर्ष उससे अधिक तक बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। नेपाल बीआरआई के तहत चीन से अनुदान मांग रहा है। इसी साल 22 अप्रैल को नेपाल में पिछले चीनी राजदूत हो यांकी ने कहा कि बीआरआई में अनुदान और वाणिज्यिक ऋण दोनों शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक सरकारी पद्धति पर आधारित है जिनमें अनुदान और वाणिज्यिक सहयोग शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन वर्तमान में नेपाल में जिन परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है वे बीआरआई ढांचे के अंतर्गत आती है। उन्होंने बताया कि यह बीआरआई एक लंबी परियोजना है। बीआरआई के तहत नेपाल में जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उसके 3 तौर तरीके। सबसे पहला, यह लुम्बिनी में गौतम बुद्ध हवाई अड्डे की तरह है, जहाँ एडीबी से निवेश किया और चीनी ठेकेदारों ने काम किया। दूसरा, पोखरा हवाई अड्डा में के तौर तरीके, जहाँ चीन के वाणिज्यिक ऋण अनुदान और निर्माण कंपनी भी चीनी है। वहीं तीसरा तरीका काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा है। इस हवाई अड्डे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी चीनी कंपनी को दी गई और इसका खर्च नेपाल सरकार वहन करेगी। आइए अब हम श्रीलंका के बारे में कुछ बात कर लें। विश्व बैंक ने श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने और गरीब व कमज़ोर लोगों को राहत प्रदान करने से मदद करने के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। यह मार्च में आईएमएफ सौदे के बाद से सबसे बड़ी वित्त पोषण किस्त है। द्वीप राष्ट्र इस समय इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में 2022 में 7% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक संकट के कारण लोगों ने सड़कों पर व्यापक प्रदर्शन किए थे। इसके चलते श्रीलंका के ताकतवर राजपक्षे परिवार को राजनीति से बाहर होना पड़ा था। वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने बुधवार श्रीलंका को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की मंजूरी दी, ताकि वो अपने मौजूदा आर्थिक संकट से उभर सके और गरीब और कमजोर लोगों को राहत मिल सके। इस राशि में $500 करोड़ बजटीय सहायता और $200 करोड़ सामाजिक सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले साल मार्च में 2.9 अरब डॉलर की विस्तारित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया था। यह इसके बाद से सबसे बड़ी वित्तीय राहत है। मार्च में आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, ताकि वो आर्थिक संकट से उभर सके और उससे अन्य देशों में मदद मिल सके। इस कदम को कोलंबो ने ऐतिहासिक मील का पत्थर के रूप में स्वागत किया था। श्रीलंका वर्षों से कुप्रबंधन और कोरोना महामारी के कारण विनाशकारी आर्थिक और मानवीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विश्व बैंक ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल ने 700 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है, ताकि श्रीलंका को मूलभूत सुधारों को लागू करने में मदद मिल सके। जयशंकर ने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोडामन से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोडामन से मुलाकात की और विकास साझेदारी पर चर्चा की। दोनों ने आगे सहयोग की संभावनाएं तलाशी। जयशंकर ने ट्वीट किया कि श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर दृष्टिकोण के केंद्र में है। आइए अब हम फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लें। फ्रांस में एक किशोर को ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ गया। पुलिस ने गोली मारकर नाबालिग की हत्या कर दी। घटना सामने आने पर फ्रांस में बवाल मच गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आप विलियर्स में करीब 13 बसों को आग के भेंट चढ़ा दिया। घटना मंगलवार की है। दरअसल राजधानी पेरिस के उपनगर नानतेरे में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मी ने एक किशोर को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। किशोर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से छाती में गोली मारी गई। पहले पुलिस ने बताया कि किशोर ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने गोली चलाई। हालांकि घटना का वीडियो सामने आने के बाद साफ हुआ कि पुलिस झूठ बोल रही है। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि आरोपी पुलिस को जेल भेज दिया गया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डरमिन ने बताया कि पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक कम से कम 421 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पेरिस पुलिस के अनुसार उनमें से 242 गिरफ्तारियां पेरिस क्षेत्र में हाउस डी सीन, सेंट डेनिस और वेल डी मार्ने विभागों में हुई। वहीं जिस पुलिस अधिकारी पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, उसके वकील का कहना है कि उसके मुवक्किल को सिर्फ राजनीति में फंसाया जा रहा है। माहौल को शांत करने के लिए उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अधिकारी के वकील लॉरेंट फ्रैंक लिनियार्ड ने कहा है कि घटना को एक सेकंड में अंजाम दिया गया। उसने गलती की है या नहीं, ये अदालत तय करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी किशोर को नहीं मारना चाहता था, वो खुद बहुत परेशान है। इस बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घटना पर दुख करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। नाबालिग के साथ न्याय होने और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होने तक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर दी है। प्रदर्शनकारियों को सड़क से अपने घर लौट जाने को कहा गया है। आइए हम एससीओ के बारे में कुछ बात कर लें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत में होने वाले एससीओ सीएचएस की 23वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि एससीओ सीएचएस की 23वीं बैठक 4 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज द्वारा इस बैठक में हिस्सा लेने की जानकारी भी सामने आई है। वर्तमान में एससीओ सीएचएस की बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी एससीओ की आगामी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत की मेजबानी में होने वाले एससीओ बैठक में शी जिनपिंग की भागीदारी के बारे में चीन की तरफ से यह पहली आधिकारिक घोषणा है। एससीओ को हम शंघाई सहयोग संगठन के तौर पर जानते हैं। यह संगठन राजनीति, अर्थशास्त्र, विकास और सेना के मुद्दों पर केंद्रित है। साल 1996 में एससीओ की शुरुआत चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं ने की थी। उस वक्त इसे शंघाई 5 के रूप में पहचान मिली थी। हालांकि वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल हैं। बता दें कि एससीओ की सूची में भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित 4 ऑब्जर्वर देश और 6 डायलॉग पार्टनर देश शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।